नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास से हम लोग जेएसओ 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टैटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। और आज की इस क्लास से हम लोग कुछ जो सिलेबस है धीरे-धीरे मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। और जो पिछले साल 2024 में जो हमारे पास सिलेबस था, उसी सिलेबस को हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अगर एसएससी ने कुछ चेंजेस किए 2025 वाले में, हालाँकि ना के बराबर संभावना है, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है सिलेबस में। लेकिन अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस होता है तो उसको एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे आइए हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म से कि यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। और स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो सिलेबस है लगभग 12 यूनिट के बीच में जो आपका सिलेबस डिवाइडेड है, उन यूनिट्स को, या यूँ कहें कि कुछ जगहों पे उसको 10 यूनिट ही सिलेबस में लिखा गया है। तो जितना भी सिलेबस है, यूनिट से नहीं मतलब है आपको, जो सिलेबस है वो इस बार कुछ लोगों की डिमांड से, जैसे जो कुछ स्टूडेंट्स थे उनका कहना था कि यूनिट वाइज़ पढ़ाया जाए। तो इस साल जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज़ पढ़ाया जाएगा आपको। और एक-एक यूनिट पे जो भी आपका क्वेरी रहेगी, जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो भी पिछले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन्स आए हुए हैं या जो हमने अपने से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, वो यूनिट खत्म होते ही वो सभी क्वेश्चन्स आपको सॉल्व करवा दिए जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पर जो हमारा L1 क्लासेस का जो जेएसओ का सिलेबस है, या जेएसओ से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को ये जो चैनल है, टेलीग्राम का ये जो चैनल है, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं या जॉइन कर सकते हैं। और किसी भी समस्या की स्थिति में, किसी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम का लिंक। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज अगर आप सर्च करते हैं, तो आपको इस लोगो के साथ आपको एक ऐप मिलेगा, जिस पर रजिस्टर करके इस कोर्स का पूरा-पूरा जो सिलेबस रहेगा, वो मिल जाएगा। या जो भी जेएसओ के से संबंधित या फिर अदर जो एग्ज़ाम से संबंधित जो भी कोर्सेज़ चल रहे हैं L1 क्लासेस के, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएँगे इस ऐप पे, ठीक है? और ये एक बात हम कन्फर्म कर दें कि ये इसकी जो क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं, इसकी लगभग 8 से 10 क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, डेमो क्लासेस के रूप में। और उसके बाद पूरा-पूरा जो सिलेबस रहेगा, वो सिलेबस आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो पेड जो क्लासेस चल रही हैं ऐप पर, उसपे ये पूरा-पूरा आपका कोर्स फिनिश किया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो L1 क्लासेस है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2024 के L1 क्लासेस के हीरोज़ हैं, जो जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। टोटल 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जेएसओ बैच से। जिसमें से यहाँ पे 12 2, 4, 6 हाँ, 12 लोगों की फ़ोटोज़ लगी हैं। और बाकी 5-6 लोग जो हैं वो फ़ोटोज़ मतलब अपनी नहीं पब्लिश कराना चाहते, जिसमें 2 जेएसओ हैं। एक ईडी में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं, और 2 ऑडिटर हैं, और एक जो है टैक्स असिस्टेंट, ठीक है? तो ये 6 लोग, बाकी जो मतलब फ़ोटोज़ नहीं पब्लिश कराना चाहते, मतलब उसमें उनका ये कहना था कि हम सर मतलब थोड़ा-सा अनिच्छुक थे वो। तो उनकी कोई बात नहीं, मतलब उन हीरोज़ को भी मतलब हम शामिल करते हुए अपने L1 क्लासेस के प्लेटफ़ॉर्म से उनको धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं, और कांग्रेट करते हैं कि जो इनकी अपार सफलता रही है L1 क्लासेस के प्लेटफ़ॉर्म से या फिर एजुकेशन चैनल से, अ, वो एक बेहतरीन सफलता के रूप में दर्ज की जाएगी। और हम ये सजेशन देंगे आप लोगों को कि जैसे जिनका अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है, वो अगर सिविल वगैरह की तैयारी करना चाहें तो अभी से लग जाएँ। आगे एसएससी का एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप अच्छी पोस्ट में अपनी मनचाही पोस्ट पा चुके हैं तो। ठीक है? अगर आपको पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं। और कुछ लोग जैसे जो एसएससी का एग्ज़ाम अभी फिर से देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये न्यूज़ है कि L1 क्लासेस जल्द ही टेस्ट सीरीज़ सभी जो मतलब प्रीलिम, मेंस या फिर स्टैटिक्स या डबल एओ के लिए जो भी टेस्ट सीरीज़ रहेगी, उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जल्दी ही चैनल पे आ जाएगा। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि वो मिनिमम कॉस्ट पे रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे पिछली क्लासेस में, पिछली क्लास का मिनिमम कोर्स रखने का यही एक मतलब हमारा पर्पज़ था कि
जो हमारा कोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है? और जो मतलब गरीब तबके के बच्चे हैं वो भी उसको अफ़ोर्ड कर सकें, ठीक है? तो ये हमारे देखिए हीरोज़ हैं जिसमें अतुल गौरव हैं, ये सीबीआई में इंस्पेक्टर हुए थे, जेएसओ बैच से हैं लेकिन जेएसओ बैच में यहाँ पे एडमिशन लिए थे लेकिन ये सीबीआई में इंस्पेक्टर हुए। थॉमस हिल अ, अकाउंटेंट पोस्ट डिपार्टमेंट में, फिर उसके बाद हिमांशु जेएसओ में, लक्ष्य यादव जेएसओ में, प्रतीक जैन जेएसओ में, ये तो मिलने भी आया था हमसे मतलब रीवा में ऑफ़िस। तो उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद राजन कुमार झा, ये भी जेएसओ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सुरोज मंडल, ये भी जेएसओ हैं। फिर पंकज कुमार की एक अलग स्टोरी है कि अ, मतलब दोनों किडनी ट्रांसप्लांटेड है इस लड़के की। फिर भी सोचिए दोनों किडनी ट्रांसप्लांटेड होने के बावजूद इतनी मेहनत के साथ सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक किया है लड़के ने। तो इसको एक स्पेशल कांग्रेचुलेशंस मतलब इतनी समस्याओं के बावजूद हम लोग कहते नहीं कि थोड़ा-सा बुखार आ गया, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। लेकिन पंकज का एक मतलब जो डेडिकेशन था, स्पेशली हमारे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करता है कभी भी जैसे कोई समस्या हुई, तो आप लोग भी मतलब ग्रुप के माध्यम से ग्रुप में हमारा नंबर एडेड है, उसके माध्यम से आप लोग हमारे पर्सनल नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही फ़ोन उठाएँगे उसको हमेशा। तो ये पर्सनल गाइडेंस के साथ कुछ जो व्यावहारिक समस्याएँ हैं, जो व्यावहारिक समस्याएँ आती हैं, उन पे चर्चा पर चर्चा के माध्यम से ये मतलब एक प्रिय स्टूडेंट के रूप में इस समय हमारे साथ हो गया है। तो पंकज को स्पेशल सबसे पहली बात बधाइयाँ सभी को, लेकिन पंकज को स्पेशल क्योंकि मतलब जितना डेडिकेशन, जितनी मेहनत के साथ इसने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद वो काबिल-ए-तारीफ़ है। ठीक है? फिर सचिन हैं, सचिन प्रताप, फिर उसके बाद अनुपम कुमार, संदीप और अर्चन कुमार। इन सभी लोगों को जो मतलब 11 क्लासेस के हीरोज़ रहे हैं और बाकी जो अन्य जो हमारे पास 6 से 7 लोग हैं शायद 19 लोग हैं टोटल बताया गया जो हमको जिसमें डेटा मैच करा के जो बताया गया और उसमें 19 लोग हैं और 19 लोगों में 12 लोग की यहाँ फ़ोटो लगी है, उन लोगों की अगर अगर आगे फ़ोटो शेयर करेंगे तो आगे की क्लासेस में लगा दी जाएँगी। लेकिन आप सभी को एक मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद एक तरीके से कांग्रेचुलेशंस फॉर बेटर फ्यूचर। ठीक है? अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमारा जेएसओ का एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम हर साल एसएससी ले रही है उसका पैटर्न क्या है? और उसमें किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको इस साल पढ़ने वाले हैं। क्योंकि पिछले साल मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारी कुछ गलतियों के कारण कुछ स्टूडेंट्स का मतलब कम नंबर आया हुआ है। कुछ पोर्शन कुछ जो पिछली क्लासेस थी, उसमें कुछ 1-2 पोर्शन ऐसे थे जो हमने स्किप कर दिए, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम इसमें स्क्रीनशॉट में सभी क्वेश्चन्स लगाए हुए हैं, जो क्वेश्चन्स मतलब पूछे गए थे, जिनको हमने स्किप किया हुआ है उसको हम बताएँगे और वो चूँकि हमारी अपनी गलती थी इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे से ये कोशिश करेंगे कि मतलब जो भी एसएससी का सिलेबस है, जो भी पैटर्न है, हम ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन उस क्लास में या उस जो बैच चल रहा है, उस बैच में पढ़ाए जाएँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो है मतलब रिज़ल्ट मिले, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में इसमें क्या होता है सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं? जो नए बच्चे, जो नए लोग हमारे साथ हैं, उनको यहाँ पे बता दें कि जो जेएसओ बैच का जो एक तरीके से कहा जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये यहाँ पे है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन विथ एट लीस्ट 60% मार्क इन मैथमेटिक्स एट 12th लेवल, ठीक है? 12th में अगर आपका मैथमेटिक्स में मार्क 60% है, तो आप जो है यहाँ पे जीएसओ एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बैचलर डिग्री इसके अलावा अगर म इसके मतलब अतिरिक्त अगर ये डिग्री नहीं है, तो इसके अलावा क्या है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में ध्यान में रखिएगा बीएससी में स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले ही केवल नहीं शामिल हैं। उसमें ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ जगह बीकॉम में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बीटेक लेवल पे भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, तो वो सभी लोग यहाँ पे शामिल होंगे, ठीक है? मतलब स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में ध्यान में रखिएगा, एक सब्जेक्ट के रूप में अगर आप पढ़े हैं डिग्री लेवल पे, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए।
फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पे ये जीएसओ की पोस्ट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। और इसके बाद यहाँ पे जो दूसरी हमारी पोस्ट इसी में के साथ आती है स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। इसमें क्या है कि इसकी अलग थोड़ी-सी योग्यता रखे हैं लोग, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो जनरली जो है मतलब आरजीआई के माध्यम से ही होता है। आरजीआई मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की जो अ, ऑफिसेस हैं, उसमें पोस्टिंग मिलती है एसआई ग्रेड 2 वालों को, ठीक है? और जीएसओज़ में क्या है, जीएसओज़ में तो मतलब नॉर्मली एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें आपको पोस्टिंग मिलती है। और उसके साथ-साथ नॉन एफओडी में आप जाना चाहते हैं, तो जैसे वाटर कमीशन हुआ, प्लानिंग हुआ, फिर उसके बाद और भी वेरियस डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं। एज़ ए जैसे एमएसएमई सेक्टर हुआ, उसमें भी जा सकते हैं। तो बहुत सी पोस्टें हैं, अगर इस पे डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो उसमें क्या है कि नॉन एफओडी की ज़्यादातर पोस्टें जो हैं दिल्ली में ही हैं जेएसओ की, और कुछ जैसे लखनऊ में है, भोपाल में है 1-2, तो इस तरीके से पोस्टें हैं, लेकिन नॉन एफओडी की ज़्यादातर पोस्टें या फिर नागपुर में हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो जेएसओ की जो नॉन एफओडी की पोस्टें हैं, वो ज़्यादातर केस में दिल्ली या नागपुर या फिर कुछ हैदराबाद में, कुछ लखनऊ में, इस तरीके से पोस्टें हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे कहने का ये मतलब है कि जब आप सिलेक्शन लेते हो, तो सिलेक्शन लेने के बाद कौन-सा डिपार्टमेंट चूज़ करना है, किस तरीके से बाकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, तो वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो आपको बता दिया जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि इसमें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में क्या है कि नॉर्मली इनको आरजीआई में, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में पोस्टिंग मिलती है, और इसके लिए जो डिग्री है या इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, वो है यहाँ पे कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ statistics as one of the subject from recognized university or institute। मतलब यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री एक मतलब सब्जेक्ट के रूप में स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। बैचलर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे जब डिग्री आप कर रहे हैं, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स और ऑल 6 सेमेस्टर्स ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। तो जहाँ जिन यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, तो वहाँ पे या तो 6 सेमेस्टर में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मान लीजिए सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, लेकिन जब भी भविष्य में अगर लागू होता है, तो सभी सेमेस्टर में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, तब जो है यहाँ पे आप ईएसआई ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका बेसिक पे क्या होता है। बेसिक पे अभी के लिए जो 7th पे कमीशन है, उसके लिए यहाँ पर 34,500 से 1,12,400 तक है। मतलब पे लेवल 6 में हम लोग मतलब ये पोस्ट आती है। और जो 8th पे कमीशन है, उसमें ये पे बैंड रिवाइज़ होगा आगे भविष्य में, जब उसकी रिपोर्ट आएगी या उसके जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन आएगी, जब 8th पे कमीशन लागू होगा, तो उसमें देखा जाएगा, उसको ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा, या अगले साल का जो जेएसओ की सिलेबस रहेगा, कोर्स पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे और लिखा है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो जेएसओ होते हैं, ये मॉसपी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत काम करते हैं। और नॉर्मली की बात कर रहे हैं, ये अदर मिनिस्ट्रीज़ में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल मॉसपी में ही है, ठीक है? और फिर उसके बाद जो एसआई ग्रेड 2 वाले होते हैं, नॉर्मली ये लोग आरजीआई में जाते हैं, ठीक है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय का पार्ट है, ठीक है? फिर उसके बाद ये ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसके लिए एज जो लिमिट है अभी वर्तमान में 18 टू 32 तक। अब इसके बाद यहाँ पे जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उस किस पैटर्न में होता है, जो नए लोग हैं उनके लिए यहाँ पे एक ब्रीफ जानकारी कि यहाँ पे जब टियर 1 का एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, तो टियर 1 का एग्ज़ाम में क्या है कि आपके पास जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीज़निंग 25 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चन, फिर जनरल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश, ठीक है? 25 क्वेश्चन। मतलब इन 100 क्वेश्चन में आप फाइट करेंगे, आप प्रीलिम का एग्ज़ाम क्वालीफाई करेंगे, तब उसके बाद मेंस में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें पेपर 1 में क्या होता है कि यहाँ पे सेशन वाइज़ बँटा रहता है, सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है? सेशन 1 में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर देखेंगे, तो सेक्शन 1 है, फिर सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 है, जिसमें मैथमेटिक्स और रीज़निंग पूछी जाती है 30-30 क्वेश्चन,
और 180 नंबर के, ठीक है? फिर उसके बाद सेक्शन 2 में क्या है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, 45 और 25 मतलब 70 क्वेश्चन, ठीक है? और ये 210 नंबर का। और सेक्शन 3 में क्या है कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है 20 नंबर का, 15 मिनट के लिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कंप्यूटर टेस्ट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये इस तरीके से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, ठीक है? और फिर उसके बाद जो जेएसओ की या फिर जिसके मतलब ये तो ऊपर वाला जो पेपर 1 है, ये सभी के लिए कॉमन होता है। सबके लिए चाहे जेएसओ की पोस्ट हो या फिर सॉरी एसआई ग्रेड 2 की हो या जितने भी अदर पोस्टें हैं, उन सभी के लिए ये पेपर कॉमन रहेगा। और स्टैटिक्स वालों के लिए मतलब जो आपको अगर जेएसओ में या फिर आपको एसआई ग्रेड 2 में जाना है, तो आपको उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर अलग से यहाँ पे 100 क्वेश्चन का देना होगा। और हम लोग जो ये क्लास पढ़ने जा रहे हैं, वो क्लास इसी पोर्शन के लिए है, ठीक है? इसी पोर्शन के लिए है और आपको ये 100 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर के लिए यहाँ पर ये सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा हो सकता है ब्लर आ रहा हो, तो मतलब ये संक्षेप में है, ये पीडीएफ इसका डाल दिया जाएगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये पिछले साल का नोटिफ़िकेशन का एक कटआउट है। तो यहाँ पर ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लास स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के लिए है और यहाँ पर जो पेपर 2 है उसके लिए, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका सिलेबस पे आते हैं, कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है? तो सिलेबस यहाँ पर देखते हैं क्या है, सिलेबस में सबसे पहली जो यूनिट है, पहला चैप्टर है, उसमें है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन अभी स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एज़ इट इज़ जैसे पढ़ाए गए थे वैसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पे क्वेश्चन आपका था, 1 या 2 क्वेश्चन था यहाँ से, ठीक है? फिर उसके बाद मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, टैबुलेशन ऑफ डेटा, ग्राफ्स एंड चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग ओजाइव कर्व बोलते हैं नॉर्मली। और ओजाइव कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट मीडियन देता है, तो ये चीजें वहां पर मतलब पूछी गई हैं। अभी जस्ट उसका हम जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें आएगा। फिर ग्राफ और चार्ट से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से दो या तीन क्वेश्चन उसमें हैं। एग्जैक्ट ध्यान में रखिएगा, हम अंदाजा बता रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने काउंट नहीं किए हुए हैं, ठीक है? फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से यहाँ से मतलब देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन हर साल ही रहता है लगभग। तो यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है कि मीन, मीडियन, मोड, यहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन रहता है। मीन, मीडियन, मोड से मतलब हर साल 1-2 क्वेश्चन रहेगा। पार्टीशन वैल्यूज मतलब क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। ये इसमें मतलब होती हैं पार्टीशन वैल्यूज, उनको कहते हैं। और जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पार्टीशन वैल्यूज में क्या है कि यहाँ पर जो क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल है, वो वहां से भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है? नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं मीन, मीडियन, मोड से आते हैं, लेकिन पार्टीशन वैल्यूज से भी यहाँ पे ये आगे लिखा हुआ है क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है? इस साल का जो हम सिलेबस पढ़ने वाले हैं, वो पहले एक चैप्टर खत्म करेंगे, फिर उसके बाद इस पे जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के, वो टॉपिक वाइज आपको पहले हल कराया जाएगा। सभी चैप्टर्स के लिए पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर टॉपिक वाइज उस टॉपिक को हम लाइव आके उसको पढ़ाएंगे। लाइव आने में थोड़ी सी हमारे साथ भी समस्या है, क्योंकि हम भी पोस्टेड हैं कहीं ना कहीं, तो समय की कमी के अभाव में थोड़ा-सा ज़्यादातर क्लास रिकॉर्डेड रहेंगी। और उसके बाद जब भी आप लोग उसमें ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा या हमको मैसेज कर दीजिएगा लाइव क्लास की आवश्यकता होगी, तो हम तुरंत लाइव क्लास उस पे आएँगे। लाइव क्लास में हम लोग आएँगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, वो डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है? फिर इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्सन में, इसमें क्या है कि कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्सन। यहाँ से इस साल कई क्वेश्चन आए हुए हैं। मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्सन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कुछ इस तरीके से जो भी मतलब कोफिशिएंट वाले मतलब रिलेटिव मेजर्स होते हैं या रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होते हैं, उन केसेस के लिए उनके लिए कई क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास
पूछा गया है। ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अगला जो हमारा चैप्टर है, मोमेंट है, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप, मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, डिफरेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस से भी जो है यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं। ठीक है? फिर उसके बाद कोरिलेशन है, कोरिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जो है बहुत क्विज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, स्कैटर डायग्राम है, सिंपल कोरिलेशन है, कोएफ़िशिएंट है, सिंपल रिग्रेशन लाइन है, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन था और नॉर्मल कोरिलेशन से था। फिर मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रिब्यूट्स, ध्यान में रखिएगा कि ये चैप्टर हम आपको पढ़ाए तो थे, यूट्यूब पे ही इसकी वीडियो पड़ी है। मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रिब्यूट्स, इसको हमने एक ही क्लास में खत्म कर दिया था। हमारा ये मानना है कि इसके लिए कम से कम 2 क्लास होनी चाहिए। ठीक है? तो पिछले साल का जो सिलेबस था वो लगभग हमने 40 क्लासेस में खत्म किया है, 40 क्लासेस के आस-पास 40 क्लास थी, इसमें 2024 वाले जीएसओ में, ठीक है? 2024 के जीएसओ में 40 नहीं शायद 41 थी, ठीक है? 41 क्लास थी और इस साल लगभग जो 2025 की जो जीएसओ होगा, उसमें अगर 2025 का हम यहाँ पे बात करेंगे जीएसओ के लिए, तो इसमें लगभग-लगभग मान के चलिए कि 55 से 60 क्लास रहेगी। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 55 प्लस क्लासेस रहेंगे, ठीक है? जिससे आपका हम कोशिश ये करेंगे कि इस साल लगभग अ, जो हमने सिलेबस पढ़ाया है पिछली 40 क्लासेस में, उसका भी रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा है। आप लोग अगर जैसे जो बच्चे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते पूरा सिलेबस या फिर अगर उनको महँगा लगता है, कुछ गरीब अंचल के बच्चे हैं, तो अगर कुछ ऐसे बच्चे होंगे तो उनको हमें पर्सनल नंबर पे हमारे संपर्क कीजिएगा, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी मतलब फीस देने के मतलब फीस जो है मतलब जो नहीं पे कर सकते, ठीक है? और बाकी जो फीस पेमेंट करने लायक हैं, वो फीस पेमेंट करें क्योंकि यहाँ का भी तामझाम खर्चा जो है चलता रहे, ठीक है? तो 2025 के जो जेएसओ हैं इसमें 55 प्लस क्लासेस होने वाली हैं और उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका सिलेबस है, उस पे जितने टाइप के क्वेश्चन्स हो सकते हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बीएससी का सिलेबस सेमेस्टर वाइज़ कर दिया गया है और उनमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चन्स को भी यहाँ पे शामिल करेंगे ताकि जैसे होता नहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जब यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर से ही बनाते हैं ये पेपर आपका, तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर है जो जिसने बीएससी का कोर्स भी बनाया था। सपोज़ करिए कोई ऐसा प्रोफ़ेसर आपका या फिर ऐसा कोई टीचर आपका पेपर बना रहा है, पेपर सेट कर रहा है, जो किसी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर बनाया था। तो वो क्या करते हैं कि वही क्वेश्चन उठा के सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। या कुछ क्वेश्चन्स ऐसे दे दिए जाते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कई यूनिवर्सिटीज़ जैसे जिसमें आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, कुछ इधर एमपी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ साउथ में जैसे हैदराबाद में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ बच्चों ने हमें मैसेज किया था उनके क्वेश्चन पेपर। तो उसमें यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि जितना हमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा, वो सभी आपको सॉल्व करवाया जाएगा इस साल, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एसोसिएशन ऑफ एट्रिब्यूट्स में हमने पढ़ाया था लेकिन इससे एक भी क्वेश्चन इस साल के लिए नहीं था, ठीक है? पिछले हम देख रहे हैं कि 1-2 सालों में लगभग हमें मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रिब्यूट्स थियरी से क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे। इसको इस साल पिछले साल की तुलना में इस साल और डिटेल से पढ़ेंगे एट्रिब्यूट्स थियरी को ताकि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसमें बढ़ सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिन चैप्टर से हम लोग सोचते हैं कि नहीं क्वेश्चन आएगा, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछ लिए जाते हैं। और जब वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो फिर वहीं पर निर्णायक होता है कि कौन मेरिट के अंदर जाएगा, कौन मेरिट से बाहर जाएगा। तो इसलिए आपको मेरिट के अंदर अगर रहना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो हर एक टॉपिक का अच्छे से अध्ययन होना बहुत ही ज़रूरी है विथ प्रैक्टिस से, ठीक है? तो मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रिब्यूट्स इस साल भी पढ़ाया जाएगा और डिटेल तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे उसमें पिछले साल यूल्स कोएफिशिएंट, फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन, ये सब चीज़ें हमने बहुत ही मतलब शॉर्ट तरीके से या जो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लेवल का था उतना ही बताया गया था। इस साल दोनों के एसोसिएशंस और भी जो एसोसिएशंस उसमें एक्सिस्ट करते हैं, उन सभी एसोसिएशंस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन है, फिर मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन है फॉर 3 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से भी आपके कई क्वेश्चंस इस बार रहे हैं, ठीक है? इस साल
मल्टीपल रिग्रेशन और मल्टीपल अ, एंड पार्शियल जो कोरिलेशन है, वो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है? फिर आगे यहाँ पे आएँगे हम लोग प्रोबेबिलिटी थियरी में। प्रोबेबिलिटी थियरी में पिछले साल हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये पढ़े थे, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, इंडिपेंडेंट इवेंट और बेस थ्योरम्स। ठीक है? इसके अलावा बहुत सी इवेंट होती हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट, नॉनसेंस इवेंट, ज़ीरो इवेंट या फिर नल इवेंट जिसको कहते हैं। इस तरीके से देखेंगे तो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट, इस तरीके से बहुत सारी जो मतलब इवेंट होती हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन पिछले साल थोड़ा-सा यहाँ पे जो देखिए आप पिछले साल की हम कमियाँ भी बता दे रहे हैं कि इसमें कमी क्या हुई थी। जैसे यहाँ पे हमें लगा था ये कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी थियरी में है, ये लीप ईयर प्रोबेबिलिटी नहीं पूछता है, ठीक है? लीप ईयर प्रोबेबिलिटी। तो लीप ईयर प्रोबेबिलिटी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है। अभी जस्ट इसका स्क्रीनशॉट हमने लगाया हुआ है, हम दिखाएँगे। लीप ईयर प्रोबेबिलिटी में कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं क्वेश्चन हुआ होता है, मतलब मुश्किल से आधे घंटे का ये क्लास होती है। तो हमें लगा कि लीप ईयर प्रोबेबिलिटी में कई कई सालों से मतलब उसमें क्वेश्चंस नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ाया गया था पिछली क्लास में, जीएस वाले में। तो इस साल इसको हम यहाँ पे विशेष फ़ोकस करेंगे क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन बहुत ही डिसाइडिंग होता है क्योंकि कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 2 नंबर 4 नंबर से ही कटे हुए हैं। तो 2 नंबर 4 नंबर से जो बच्चे कटे हैं उनके लिए जो है मतलब ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन टॉपिक्स को हम अच्छे से पढ़ें यहाँ पे। ठीक है? फिर रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? फिर रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर हायर मोमेंट्स जो हैं, हायर ऑर्डर जो मोमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फिर बायनोमियल पॉइसन, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? फिर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, ठीक है? ये भी हम लोग पढ़े थे पिछले साल। इस साल के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक्स्पोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो दे दिया गया है, लेकिन इसी के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको कहते हैं हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी का एक पार्ट होता है, नहीं सॉरी, गामा डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं पढ़े थे। तो जबकि इसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी गई थी। इसका मोड क्या होता है, इसका अरिथमेटिक मीन या वेरिएंस क्या होता है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन से काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग इस साल अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इससे भी 1-2 क्वेश्चन पिछले 1-2 सालों का पेपर हम देख रहे हैं तो उसमें आया हुआ है। ठीक है? हालाँकि आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, कि ये जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स्पोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप से मैच करता है। एक्स्पोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ही एक मतलब है, कुछ उसके पैरामीटर्स अगर चेंज कर दिए जाएँ गामा डिस्ट्रीब्यूशन में, तो एक्स्पोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्पोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होता है, तो उस केस के लिए यहाँ पर एक्स्पोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से भी आए हुए हैं। ठीक है? फिर इसके बाद अगले जो यूनिट है या अगला चैप्टर है आपका, उसमें सैंपलिंग थियरी आती है। ठीक है? सैंपलिंग थियरी में क्या है, कांसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन सैंपल, फिर इसके बाद यहाँ पे पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, फिर इसके बाद सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर, यहाँ से आपके क्वेश्चंस थे इस बार। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, यहाँ से तो हर साल क्वेश्चन रहता है। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में बेसिक डिफरेंसेस ही यही पूछ लेता है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, मल्टी फेज सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, पर्पजिव सैंपलिंग, फिर कन्वीनियंस सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग। ये सैंपलिंग आपके प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों सैंपलिंग के नाम लिख दिए गए हैं। इन सभी के बारे में हम लोग अच्छी डिटेलिंग के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है? फिर इसके बाद सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेटमेंट ओनली लिखा है, तो हम लोग सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सैंपल साइज़ डिसीजन है, सैंपल साइज़ डिसीजन इतनी सैंपलिंग जो हम पढ़ते हैं, उसमें सैंपल साइज़ डिसीजन कैसे होता है, वहाँ पर इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, अलग-अलग सैंपलिंग के लिए अलग-अलग जगहों पे। ठीक है? इसमें कारण ये है कि इसका इसका इस टॉपिक को रखने का यहाँ पे कारण ये है कि जैसे जो भी ग्राउंड लेवल पे एम्प्लॉयी होते हैं, उनके लिए पूरे देश स्तर पे जैसे कोई सर्वे चल रहा है, तो हम कितना सैंपल रखें। जैसे भारत में अगर देखा जाए
तो लगभग 6,40,000 के आस-पास गाँव हैं, जो पिछली जनगणना थी। अभी हो सकता है कुछ बढ़ गए हों, घट गए हों, अलग बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो लगभग 6,40,000 के आस-पास गाँव थे भारत में। उन 6,40,000 गाँव में कोई रिज़ल्ट निकालने के लिए हम कितने गाँव का सैंपल लें? तो ये एक डिसीज़न लेना मुश्किल होता है, हालाँकि ये ऊपर स्तर पे जो अधिकारी बैठे होते हैं, वो डिसीज़न लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप जेएसओ की पोस्ट पे हैं और उसी डिपार्टमेंट में या उसी ऑफ़िस में आपको जो है यहाँ पे पोस्टिंग हो गई। तो आपको इस चीज़ का कांसेप्ट पता होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे सिलेबस रखा गया है। ठीक है? फिर इसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का, फिर पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड एस्टिमेटर, फिर मेथड ऑफ एस्टिमेशंस, फिर मोमेंट मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से था आपका पॉइंट एस्टिमेशन में। पॉइंट एस्टिमेशन से क्वेश्चन था, वो एसएससी का उसका आंसर गलत था। ठीक है? तो उसको भी हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं। ठीक है? फिर बेसिक कांसेप्ट ऑफ टेस्टिंग, फिर स्मॉल सैंपल टेस्ट, लार्ज सैंपल टेस्ट, इन सबसे भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर जेडटी और काई स्क्वायर टेस्ट और या फिर स्टैटिस्टिक्स। फिर इसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल से तो 1 या 2 क्वेश्चन इसमें भी है। ठीक है? तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे, फिर ये सिलेबस है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, अगला जो आपका है। तो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में क्या है, वन वे और टू वे क्लासिफिकेशन है। तो वन वे, टू वे क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर टाइम सीरीज एनालिसिस है, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज है, डिटरमिनेशन ऑफ ट्रेंड कंपोनेंट बाय डिफरेंट मेथड्स। ठीक है? तो ये टाइम सीरीज और मेजर ऑफ सीजनल वेरिएशन बाय डिफरेंट मेथड्स। तो ये ध्यान में रखिएगा, पिछले साल जो हम लोग पिछली क्लास में टाइम सीरीज पढ़े थे, उसमें शायद 1 या 2 ही क्लास में टाइम सीरीज को खत्म कर दिया गया था। इस साल इसमें क्लासेस बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए था। ज़्यादातर लोगों ने आंसर तो सही कर लिया है, लेकिन और अच्छी डिटेलिंग अगर किसी एग्जामिनर ने डीप क्वेश्चन बना दिए, थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन अगर लेवल बना दिया, तो उस केस में आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो इसलिए हम जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं, वो सिलेबस थोड़ा-सा इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर एग्जामिनर सपोज़ करो कि बीबीए से लड़के आया है और वो डिसाइड किया हुआ है कि इस साल हम बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछेंगे, तो टफ क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है? तो वो उस केस में वहाँ पे आपको टाइम सीरीज़ हो या कोई भी चैप्टर हो, इतना डिटेलिंग के साथ आपको पढ़ना है कि आपको यहाँ पे पीछे नहीं हटना है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम आपको जितना सिलेबस पढ़ाएँगे, उसमें मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है? फिर इंडेक्स नंबर आता है। इंडेक्स नंबर में क्या है कि मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, फिर प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, फिर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, फिर डिफरेंट फार्मूला, बेस शिफ्टिंग, स्प्लिसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, यूज ऑफ इंडेक्स नंबर। ये सारी चीज़ें फिर से हम बता रहे हैं कि 1 से 2 क्लास में खत्म कर दी गई थी। तो इसको इस साल हम थोड़ा-सा और पढ़ेंगे, वहाँ पे बेस शिफ्टिंग या फिर यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहे हैं। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, इसमें देखेंगे जितने भी टॉपिक हैं, तो हर टॉपिक से 2-3-4 कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर उसके बाद उनका न्यूमेरिकल फॉर्मेट करके पूरा सब क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत सारी जगहों पे देखेंगे भी, जो हम स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, उसमें देखेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चंस जो हम पढ़ाए हैं, वही सेम टू सेम क्वेश्चंस रख दिए गए हैं। ठीक है? लेकिन अ, उसमें प्रूफ के साथ हम दिखाएँगे ये चीज़ें। प्रूफ के साथ ऐसा नहीं कि हम हवा में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मतलब इंडेक्स नंबर है या फिर टाइम सीरीज़ है, जो भी हमारे पास चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है? कुछ जगहों पे थोड़ा-सा टाइपिंग एरर या फिर कुछ इस तरीके से कहा जाए तो एसएससी की गलतियाँ रही हैं। कुछ क्वेश्चन्स गलत थे, 3 से 4 क्वेश्चन गलत थे। उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि उस समय जो टाइपराइटर होता है या जो टाइपिंग करने वाला होता है, वो स्टैटिस्टिक्स का अगर ज्ञाता रहे तो फिर वो भी सिलेक्ट हो जाए। लेकिन टाइपिंग करने वाले क्या होता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती कर देते हैं। तो उसको गलती एसएससी की मानी जाती है, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है। तो भले ही उस टाइपिंग से गलती हुई है, टाइपराइटर से गलती हुई है, लेकिन वो एसएससी की गलती मानी जाती है, तो उसको उन क्वेश्चंस को फिर एसएससी प्रॉपर प्रूफ देने पे एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये हमारी गलती थी और इसको सभी को या तो क्वेश्चन हटा दिया जाता है या तो सभी को कॉमन नंबर दे दिया जाता है। ठीक है? तो अब यहाँ पे जो एसएससी सीजीएल जेएसओ 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपने 10 से 12 फ़ोटोज़ देखी, सभी जो हमारे हीरोज़ थे उनको
यहाँ पे किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न था, कितना उन्होंने हमसे पढ़ा था और कितना वो फ्रूटफुली यूज़ कर पाए कि मतलब सिलेबस है जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़े और उसके साथ कितना अच्छे से उसका यूटिलाइज़ किए कि वो सेलेक्ट हो गए, ठीक है? रोज़गार और बेरोज़गारी के बीच में एक ही यही एग्ज़ाम है, जो ये लिखा गया है, ठीक है? आप एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए, आपको दुनिया अच्छी नज़रों से देखेगी। आप एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई कर पाते, दुनिया गलत नज़रों से देखेगी आपको, गाली देगी। इसलिए 1 साल 1 साल मतलब हमारे साथ लगिए और श्योर है कि आप ये एग्ज़ाम फाइनल करेंगे, ठीक है? सबसे पहले यही क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका मतलब जो भी यहाँ पे अ, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, उससे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है? तो ये हालाँकि हमने क्लास में नहीं बताया ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ये रिपीटेड से था, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाइए ये प्रूफ। ये इस तरीके से प्रूफ हर जगह लगे हुए हैं जिन क्वेश्चंस को जहाँ पे हमने पढ़ाया हुआ है और मैक्सिमम क्वेश्चन में लगा हुआ है, कुछ जगहों पे मतलब टीम को क्योंकि 1 ही 2 दिन पहले अभी निर्धारित हुआ है कि सिलेबस शुरू किया जाएगा, नहीं तो हमने सोचा था कि सिलेबस जो है थोड़ा-सा डिले में शुरू करते, क्योंकि कई बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि उसमें उनका कहना है कि हम स्टैटिक्स का सिलेबस पहले खत्म कर लें ताकि लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करने का हमारे पास समय रहे, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मतलब इसीलिए सिलेबस थोड़ा-सा पहले शुरू किया जा रहा है इस बार, ठीक है? तो ये हो गया, फिर अब इसके बाद यहाँ पर भी देखिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम टाइप का, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये क्रिटिकल रीजन की बातें हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल की बातें हैं। यहाँ पर आपको ये क्लास देखेंगे तो इस क्लास में आपको बताया गया है, मास्टर का पोज़ बढ़िया है, देख रहे हैं? मास्टर भी स्टाइलिश हो गया है। तो अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिर यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हम आपको थियरी बता रहे हैं, उसी थियरी पर यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन पूछ लिया गया है। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगले आगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत था कि x इज़ द मीन ऑफ सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर x बार होता है, ना कि x बार स्क्वायर, ठीक है? तो ये जो एमएल एस्टिमेटर होता है, इसको हम लोग एमएल एस्टिमेटर बोलते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी की तरफ से गलत था। एमएल एस्टिमेटर जो होता है वो x बार होता है, ठीक है? नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर हो या नॉर्मल म्यू सिग्मा नॉर्मल सिग्मा के स्थान पे 1 हो गया, तो नॉर्मल म्यू और 1 है, तो म्यू के लिए इस केस में हमारे पास x बार एमएल एस्टिमेटर आता है, ठीक है? एमएल एस्टिमेटर हो, मोमेंट एस्टिमेटर हो, दोनों एस्टिमेटर यहाँ पे x बार आते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी का गलत था ये, ठीक है? बाकी जिन बच्चों ने प्रूफ दिया है उनका शायद एक्सेप्ट हुआ था। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम इन चीज़ों को यहाँ फार्मूला में पढ़ा रहे हैं और इस पे न्यूमेरिकल भी बताया गया है, ऐसा नहीं कि यहीं पे छोड़ दिया गया है। बस उसमें डेटा यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है? डेटा डिफरेंट है, फार्मूला सेम है, डेटा डिफरेंट है और डेटा डिफरेंट होने के कारण यहाँ पे आपको ये सेम फार्मूले पे क्वेश्चन मिल रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बातें कर दी गई हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा ये रखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस वाली क्लास में आपको यही बताया जा रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और उसके बाद यहाँ पे बिना कुछ किए आपको आंसर यहाँ पे लगा देना है। अगर ये क्लास आपको अच्छे से पढ़े हुए हैं तो, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा नोटेशन हम अलग ले लिए थे और यहाँ पे नोटेशन हम लोग थोड़ा अलग दिखा रहे हैं, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन दिस फिर उसके बाद कह रहा है इक्वल टू देख लीजिए, ठीक है? मीन और मीडियन के बीच में अगर एक्स लाई कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपको यहीं पे बताया गया है कि ये सिमेट्रिक होता है। मीन, मीडियन, मोड इसके बराबर होते हैं और जब मीन, मीडियन, मोड बराबर हैं तो एक पॉइंट से जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करिए 1 से 1। 1 से 1 ये लिमिट है लिमिट नहीं है, ये एक पॉइंट हो गया और कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में किसी एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली 0 कुछ हल ही नहीं करना है यार। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो कुछ आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये देखिए क्या है कि ये इसमें यही बोल रहा है ना कि म्यू और म्यू प्राइम या म्यू कैप जो भी यहाँ पे पढ़िए इसको,
तो यहाँ पे एक्स और मतलब मीन और मीडियन के बीच की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो मीन मीडियन बराबर होता है, मतलब एक पॉइंट के बीच की प्रोबेबिलिटी है, पॉइंट के बीच की प्रोबेबिलिटी मतलब एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी चूँकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। कुछ करना ही नहीं था इसमें। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन आपको बताया गया है। ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट शायद नहीं लगा पाए हैं, लोग नहीं ढूँढ पाए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन बताया गया है आपको क्लास में। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है कि एज सैंपल साइज इंक्रीजेज इंपीरियल प्रोबेबिलिटी। अच्छा हाँ, इंपीरियल प्रोबेबिलिटी जो इस साल थी, इंपीरियल प्रोबेबिलिटी में हमने क्वेश्चंस कम बताए थे। इंपीरियल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, मैथमेटिकल और इंपीरियल प्रोबेबिलिटी जो होती हैं, अलग-अलग टाइप की प्रोबेबिलिटीज़ वो हमने पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कम होने के कारण ये प्रोबेबिलिटी शायद कुछ बच्चों ने गलत कर दी। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम्पल या क्वेश्चंस हम कम दे पाए थे, तो इस साल हम कोशिश ये करेंगे, पिछले साल की गलतियों से हम भी सुधार करेंगे और आप भी सुधार करिए। तो चूँकि जो ऑफ़लाइन क्लास थी, ऑफ़लाइन क्लास में चीज़ें अच्छे से पढ़ाई गई हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे समय ज़्यादा होता है। ऑनलाइन हम लोगों का पहली साल था, पिछले साल, तो इसलिए यहाँ पे उस कारण से थोड़ा-सा सिलेबस जल्दी खत्म करने के चक्कर में, यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटीज़ पे क्वेश्चन कम बताए गए थे और क्वेश्चन कम बताने के कारण कुछ बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसलिए हमें दुःख है। ठीक है? जैसे इस बच्चे ने जो भेजा था ये क्वेश्चन पेपर, इसका भी गलत था। तो मैंने जब देखा तो मुझको थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ, इसी बात का अफ़सोस हुआ कि चलो कम से कम बच्चे जो है मतलब गलत किए हैं, तो ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने में सुधार करें। ठीक है? तो इस साल जो है इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ पे आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर 20 प्रैक्टिस सेट जो ये सिलेबस चल रहा है, इस सिलेबस में 20 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएँगे, उसमें ये सभी शामिल होंगे। ठीक है? बाकी और टेस्ट चाहिए होगा तो और टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। ठीक है? अब फिर यहाँ पे देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जा रहा है, उसपे न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हाँ, ये लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी, यही प्रोबेबिलिटी हम छोड़ दिए। ये प्रोबेबिलिटी जो लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इस लीप ईयर प्रोबेबिलिटी में। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी हम वहाँ पे छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे और इस कारण से इसका 2/7 नॉर्मली 2/7 या कुछ और केसेस हैं, 1-2 केसेस जिस तरीके के केसेस है उस तरीके से उसमें आंसर आता है। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही हैं इस प्रोबेबिलिटी में और इस प्रोबेबिलिटी को हम वहाँ पे स्किप कर दिए थे इस साल, इसलिए इस पर हम विशेष फोकस करेंगे इस साल। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पे हाई कुर्टोसिस की बात कर रहा है, तो हाई कुर्टोसिस में क्या होता है, इसको बताया गया था इस कुर्टोसिस वाले चैप्टर में। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर ऊपर जो है न्यूमेरिकल दिया गया है, नीचे फ़ॉर्मूला लिखा गया है। ठीक है? फिर यहाँ पर देखेंगे, तो ये गुड कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चनायर का पूछ रहा है, तो क्वेश्चनायर भी आपको बताया गया था। ठीक है? और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। कॉन्फिडेंस इंटरवल पे भी आपको सेम सेम क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। ठीक है? यहाँ पे ज़ेड का मान, चूँकि ज़ेड का मान 95% कर दिया गया है, तो ज़ेड का मान उस केस में 1.96 होता ही है। ये आपको क्लास में बताया गया है प्रॉपर यहाँ पे लिख। ठीक है? पूरी क्लास देखेंगे तो वो समझ में आएगी चीज़ें। ये क्या है, स्क्रीनशॉट केवल प्रूफ के लिए लगाया गया है, पूरी वीडियो यहाँ नहीं डाली जा सकती थी, इसलिए यहाँ पे जो है मतलब स्क्रीनशॉट केवल लगाया गया है। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, आगे भी क्वेश्चंस सेम सेम मैच कर रहे हैं। फिर देखते रहिए ऐसे इस तरीके से। कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे फ़ॉर्मूला लिखा गया है, ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया है। मास्टर पोज़ दे रहा है अच्छे से, देखिए क्वेश्चन फँसा के मुस्कुरा रहा है मास्टर। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये टाइम सीरीज़ का है, टाइम सीरीज़ में देखेंगे तो ट्रेंड इर्रेगुलर या फिर साइक्लिक वेरिएशन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, डेटा कलेक्शन पे था, सेकेंडरी प्राइमरी डेटा का जो क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से था, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है? फिर ऐसे प्रूफ के तौर पे आप लोग देखते चलिए, क्योंकि प्रूफ के तौर पे ही हमने इसको लगाया हुआ है। अभी जब हम क्वेश्चन पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, तो ये सिलेबस आपको अच्छे से बाकायदे पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग उसमें अच्छे से देख सकें। यहाँ पे देखिए, ये जो 1.96 की बात है ना, 95% पे जेड स्कोर जेड का मान होता है, यहाँ पे जेड लिखा रहता है, 1.96 था अभी जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पे उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं लोग, ठीक है? तो यहाँ पर अब
यहाँ पर देखिए ये इंडेक्स नंबर का आ गया है, इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन्स हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन बताया गया है। ये जब हम लोग इसमें सैंपलिंग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये सेम फ़ॉर्मूला बताया गया है, बस इसमें स्क्रीनशॉट ये लोग नहीं लगा पाए हैं, शायद नहीं मिला होगा इन्हें। तो क्लास में ये पढ़ाया गया है, बताया गया है इसमें। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आगे भी इसमें इस तरीके से बढ़ते चलेंगे। देख रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन्स के प्रूफ ये लोग दिए हैं। ये क्वेश्चन्स कौन-सा है? अ, अच्छा ठीक है कि अनफिटिंग ए ट्रेंड लाइन y बराबर a प्लस bt ऑन ए टाइम सीरीज़। फिर उसके बाद मंथली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन नहीं बताया गया है। ये क्या है कि टाइम सीरीज़ डेटा आपको पढ़ाया गया, लेकिन उसमें क्या है न्यूमेरिकल नहीं बताया गया कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं वहाँ पे, तो उसी में ये पूछ लिया गया है। ठीक है? तो इस साल का सिलेबस एक जोरदार सिलेबस होने वाला है, ये सभी क्वेश्चंस को फोड़ के रख दिया जाएगा यार। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, इसमें केवल इंटीग्रेशन है। इस टाइप के क्वेश्चन बताए गए हैं और ये क्वेश्चन अलग था, इसकी लिमिट अलग थी, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन बताए गए थे, वहाँ पे वो क्वेश्चन बताया गया है उस टाइप का। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका न्यूमेरिकल है, फ़ॉर्मूला है, ऊपर न्यूमेरिकल है। फिर यहाँ पर देखिए इसका भी सेम जो क्लासिकल डेफिनिशन होती है, इक्वली लाइकली इवेंट की, ये भी बताया गया है। क्लासिकल एक्सियोमेटिक या फिर इंपीरियल जो इवेंट्स होते हैं या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, वो बताई गई हैं वहाँ पे क्लास में। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कौन-सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि अगर ये x और y का मान इस तरीके से दिया गया है, तो कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट तो बताया गया है। इसमें हाँ, सेम ये क्वेश्चन नहीं बताया गया है। सॉरी, सेम क्वेश्चन नहीं बताया गया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बताए गए हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते थे वहाँ पे। ठीक है? देखिए न्यूमेरिकल की गारंटी नहीं होती है कि हम जो न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं वही वहाँ पे पूछेगा, तो अब या तो हम ही पेपर बनाएँ तभी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल जो एग्ज़ामिनर के दिमाग में चल रहा है, वो एग्ज़ाम्पल आप लोग वहाँ पे रखते हैं वो लोग। ठीक है? बेसिक ये है कि थियरी से आपको न्यूमेरिकल एकदम एग्ज़ैक्ट मैच करते हुए मिलना चाहिए, ये टीचर की ज़िम्मेदारी होती है। तो हम उसको इस साल जो है इस तरीके से मतलब डिटेलिंग के साथ इस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं, कि इसमें ये सभी क्वेश्चंस मतलब ये तो हालाँकि पिछले साल भी था, ये सभी क्वेश्चंस आपको मतलब 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के और सॉल्व करवा दिए जाएँगे न्यूमेरिकल पोर्शन में जो जो खास तौर पे गुप्ता कपूर या फिर जो बी एल अग्रवाल या फिर अन्य जो किताबें हैं कृष्णा पब्लिकेशन की है या और भी जो किताबें हैं उन क्वेश्चंस में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे शामिल करेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले। ठीक है? फिर अब इसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग थोड़ा-सा जल्दी में चलते रहेंगे, यहाँ पे देखिए क्वार्टाइल्स के क्वेश्चन हैं, फिर ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है सैंपलिंग थ्योरी में। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर का है, यहाँ पे प्रूफ के साथ देखते रहिए आप लोग, क्योंकि पूरा 100 क्वेश्चन में है, तो 100 क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है? अच्छा इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये भी क्वेश्चन बताया गया है। एक डाइस को टॉस करिए और उसके बाद इसमें प्रोबेबिलिटी 5 या उससे ऊपर आए, गेटिंग 5 ऑन बोथ, तो ठीक है, जहाँ पे गेटिंग 5 वाला हो वही केवल ऑप्शन आएगा। मतलब डाइस वाली प्रोबेबिलिटी तो अच्छे से बताई गई है। ये सभी क्वेश्चन्स आपको देखिए यहाँ पे जो प्रूफ कुछ के नहीं दिए गए हैं, वो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ठीक है? और फिर इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद नहीं बताया गया था। हाँ, अच्छा ये वाइटल स्टैटिस्टिक का है, ठीक है? वाइटल स्टैटिस्टिक का है, वाइटल स्टैटिस्टिक में थोड़ा-सा क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये महोदय ने कुछ क्वेश्चन्स पूछ लिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन्स हम इस साल शामिल कर देंगे, ठीक है? वाइटल स्टैटिस्टिक के मतलब जो लाइफ टेबल है या इस टाइप की जो क्वेश्चन है, क्योंकि चूँकि बीएससी वाले सिलेबस में ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल से हम पढ़ाते हैं, इस पे प्रैक्टिकल कराते हैं। तो बीएससी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू के लोग जो हमसे पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लोग जो स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, बहुत डीप नहीं पढ़े हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या होती है। तो उनके लिए कोशिश ये करेंगे कि उस चैप्टर को हम शार्ट तरीके से, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आएगा नहीं वाइटल से, ठीक है? लेकिन वाइटल स्टैटिस्टिक्स से आएगा नहीं तो इसका मतलब हम लोग पढ़े ना, तो ये थोड़ा-सा हमारे लिए गलत होगा। मिसलेनियस जो क्वेश्चन्स जब हम बताएँगे लास्ट में, वहाँ पर हम इसको अच्छे से डिटेलिंग के साथ बताने वाले हैं, ठीक है? फिर ये क्वेश्चन्स आप देख सकते हैं हाइपोथेसिस के हैं, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएँगे हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन्स
इस तरीके से पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन फँसे हुए हैं, ठीक है? सेम टू सेम क्वेश्चन देख रहे हैं? जो आपको यहाँ पे यूट्यूब की जो क्लासेस हैं, उससे लगभग जो है मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे फँसे हुए हैं। ये यूट्यूब पे फ्री में दी गई थी क्लासेस पिछले साल, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखिए मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज ही पढ़ाया गया था। अब इसको कितने लोग कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। कारण कि हमने प्रैक्टिस कम कराई है। जहाँ पे अगर आप लोग हल नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे अगर वो चीज़ें आप हल नहीं कर पा रहे हो या नहीं पढ़े हो तो अलग बात है। लेकिन अगर जो चा टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया है, आप वहाँ से मैच नहीं करा पा रहे हो या वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, ये टीचर की गलती होती है। जैसे हमने मूविंग एवरेज पढ़ाया और मूविंग एवरेज का आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या तो वो टॉपिक हम पढ़ाए नहीं हों, तो अलग बात है। उस लेवल का ना पढ़ाए हों, अलग बात है। मतलब उसमें फिर टीचर की गलती होती है। कुछ जगहों पे आप पढ़े हुए हो, गलत कर दे रहे हो, तो ये आपकी गलती है। प्रैक्टिस की कमी होती है, तो उस केस में प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है? ये देखिए विथ प्रूफ चलते चले जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस देखिए विथ प्रूफ यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का है, ठीक है? अब यहाँ पे सीधे-सीधे देखिए, यहाँ पे जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस पूछा हुआ है, ये मीडियन होता है, मीन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एसएससी का आंसर यहाँ पे क्या था? गलत था। खोजाई कर्व नॉट अच्छा नॉट यूज़फुल है, ओके, ओके। नॉट यूज़फुल है तो हाँ, नॉट यूज़फुल इसमें मीन में होता है। मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल मतलब पोजिशनल एवरेज इस ग्राफ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? नॉट यूज़फुल है तो ठीक है, एसएससी क्वेश्चन ये सही था। हमको लगा कि एक झटके में हमने ऑप्शन देखा था बस। तो ओजाइव कर्व से हम सारी पोजिशनल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मीन नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब यहाँ पे ये भी देखिए आगे क्वेश्चंस इस तरीके से प्रूफ के साथ, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखेंगे मोड बीइंग डिस्प्लेड एडिक्वेट, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको मतलब मोड बीइंग फिटेड मतलब मोड की बातें हैं, मोड वाली क्लास में आपको इर्रेगुलर क्लास इंटरवल के केस में मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे इसका चर्चा हुई हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर ये मतलब हमारे कहने का ये मतलब है कि जो ये चीज़ें हैं, जो प्रूफ़ के साथ हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये चीज़ें इसलिए दिखाई जा रही हैं कि आपको लगे कि हाँ, टीचर का पढ़ाया हुआ कुछ आया था। टीचर मतलब बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा, खुद इस एग्ज़ाम का टॉपर रहा है। ऑल इंडिया 4th रैंक थी, ठीक है? सॉरी ऑल इंडिया 15th रैंक थी और वर्तमान में जैसे कुछ लोग छोड़ देते हैं, तो ऑल इंडिया हमारे जो अपना बैच है उसमें 4th रैंक, ठीक है? कुछ लोगों ने जैसे जॉइन नहीं किया और उस तरीके से तो जो मंत्रालय में जो डिपार्टमेंट में जो हमारी रैंकिंग है वो चौथी है अपने डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से मतलब मास्टर एग्ज़ाम का टॉपर रहा है, ठीक है? तो ये भी अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसमें मोड निकालना है, मोड निकालने का तरीका बताया गया था, ये क्वेश्चन नहीं बताया गया है, मोड कैसे फाइंड आउट होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अ, कुछ नहीं करना है, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 कर देना है, x का मान निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चंस प्रूफ के साथ, ठीक है? मास्टर पोज़ बहुत बढ़िया देता है यार, ठीक है? तो चलिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो ये रिग्रेशन की बातें हैं, ठीक है? ये हुआ आपका लास्ट 100th क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें देखेंगे तो मतलब अगर एक जो पिछले साल का 40-41 क्लासेस थी, अगर उसको भी आपने अच्छे से पढ़ा है, तो हमारा ये मानना है कि अच्छे से पढ़ने पे 70 प्लस क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं। 70 प्लस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। फिर से हम आपको बता दें कि जो पूरा सिलेबस है, ये पेड क्लासेस के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। शुरुआत की 8 से 10 क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी फॉर ए डेमो वीडियोज़, ठीक है? क्योंकि अगर हमारा पढ़ाया नहीं समझ में आता 10 क्लासेस हम इसलिए डालते हैं कि पिछले साल तो 18 क्लासेस थी। इस साल 10 क्लासेस इसलिए हम उस पे डालने वाले हैं कि 10 क्लासेस में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको इस टीचर से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है? हमारा पढ़ाया नहीं समझ में आता तो हमने पॉलिसी रखी है अपने मतलब ऐप पे
कि आपको नहीं समझ में आता तो आप अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका एक टाइम पीरियड है। ऐसा नहीं कि सिलेबस पढ़ने के बाद बोलो कि मार्ट साहब हमारी फ़ीस रिफ़ंड कर दो। ठीक है? तो ये हमारे ऐप की या हमारे जो चैनल है नॉर्मली जो है कोई इस तरीके से करता नहीं है। बहुत सी कोचिंगें हैं बड़ी-बड़ी वो करती नहीं है ये। लेकिन हमने अपनी कोचिंग में ये स्पेशली नियम डलवाया हुआ है कि अगर बच्चे को हमारा सिलेबस समझ में नहीं आता, तो हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, तो हमारा पढ़ाया हुआ मतलब नहीं उसको समझ में आ रहा तो उसके लिए बेकार है, तो फिर उससे पैसा लेना भी हमारे लिए बेकार है। हमारा पढ़ाया हुआ उसके लिए बेकार है, तो उसका पैसा हमारे लिए बेकार है। तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कोशिश मतलब ये करके ये पॉलिसी हम डलवाए हुए हैं कि अगर आपको समझ में सिलेबस नहीं आता, तो आपकी फ़ीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है? लेकिन उसका एक निश्चित टाइम पीरियड है, 2 से 3 दिन। ठीक है? और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट में आते हैं। ठीक है? तो लास्ट में आने से पहले एक चीज़ यहाँ पे हम आपको और बताएँगे कि L1 क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम का लिंक है, नंबर है किसी भी समस्या की परेशानी की स्थिति में। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो इस साल हम सिलेबस में देने वाले हैं, वो यहाँ पर देखा जाए तो आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन या फिर जो सिलेबस हम पढ़ाएँगे, उसमें मान के चलिए 55 प्लस वीडियोज़ रहेंगे। 1 सेकंड यार, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे और ये दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। पिछले साल का सिलेबस जो पढ़ाया गया था वो इंग्लिश में ही टोटल मैटर दिया गया था, तो कुछ बच्चों को जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको परेशानी हुई थी, तो उसके उनको उससे बचने के लिए यहाँ पे इस साल दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा। फिर इसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगी। फिर उसके बाद आपको 10 साल का पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है? ये मतलब हम बता रहे हैं उन बच्चों के लिए जो पेड कोर्सेज़ में आप एडमिशन लेंगे उनके लिए, ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके साथ आपको जो प्रॉपर नोट्स रहेगी, वो नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। पिछले साल हमने क्या हुआ था कि नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाए थे टाइमली। कारण ये था कि इसमें जो टाइपिंग वाले भाई साहब थे, वो जो है अचानक उनका सिलेक्शन हो गया और वो अ, निकल गए थे। तो इस चक्कर में सारा काम लगभग हमें करना पड़ा था, तो उसमें जो है मतलब कुछ पीडीएफ भी मिस हो गए थे। जैसे पीडीएफ पढ़ाते-पढ़ाते क्या था कि अब ऑफलाइन की हमारी आदत थी, ऑफलाइन में पढ़ाया और निकल गए। अभी इसको क्या है क्लास खत्म होने के बाद इसको सेव करना होता है, तो पीडीएफ इसका सेव किया जाएगा। पीडीएफ में कुछ उसमें मिस हो गए थे पिछली वाली क्लास में। तो हालाँकि हम तो ये आपसे कहेंगे कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए, अपनी नोट्स सबसे अच्छी होती है। अपनी नोट्स को इस तरीके से बनाइए कि टेलर नोट्स, एक हम यहाँ पे शब्द यूज़ करते हैं टेलर नोट्स, टेलर नोट्स। टेलर नोट्स में क्या होता है कि देखेंगे तो टेलर कैसे लिखता है 42 फिर उसके बाद 37 ऐसे 1/2 फिर 35 फिर 20 फिर इस तरीके से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिखते चला जाता है वो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें उसको ये पता है कि ये शोल्डर है या कमर है या चेस्ट है कितना कि मतलब कहाँ की ये लंबाई चौड़ाई किस तरीके से जो शर्ट वगैरह नापते हैं उनको देखिए, तो बाँह की लंबाई है या चेस्ट की है या कंधे का है या फिर पूरी लंबाई है। इस तरीके से मतलब वहाँ पे देखेंगे तो वो वही समझ सकते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से आपको स्टैटिस्टिक्स या फिर कोई भी नोट्स बनानी है तो उस तरीके से आपको बनानी है। जैसे सपोज़ करिए कि आप जो है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं मीडियन, ठीक है? तो मीडियन या मीडियन पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले ऐसे लिखिए, इवन के लिए क्या केस होगा और ऑड के लिए क्या केस होगा। फिर सॉरी इवन के लिए सॉरी और ऑड के लिए। तो इवन के लिए क्या होता है कि जो बीच के 2 नंबर हैं उनका एवरेज ले लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो बीच का नंबर होता है वही मीडियन हो जाता है, अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से एक-एक लाइन आपको लिखना है कि इवन के केस में क्या हो जाएगा अ, मिड पॉइंट जो मिड 2 वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज। और इसके बाद यहाँ पे ऑड के केस में क्या है कि मिड वैल्यूज़, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। इसी तरीके से पार्टीशन वैल्यू बस मतलब मीडियन में आपको क्या समझना है 2 लाइन में आपका मीडियन हो गया। ऐसे 2-3 लाइन में परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इस तरीके से। तो मतलब जो सिलेबस हम 50-55 क्लासेस में पढ़ाएँगे, पहले तो एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, जो प्रॉपर नोट्स होती है हम कोशिश करेंगे हम खुद ही प्रोवाइड करें और प्रोवाइड भी करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो टेलर नोट्स आप अपने लिए बनाएँगे
तो उस केस में इसी तरीके से नोट्स बनाना है और मुश्किल से आपको 5 से 7 पन्ने 10 पन्ने में आपको जो है 10 पेजेज़ में आपको उसको समराइज़ करके लिख देना है। टेलर नोट्स जो होगी आपकी वो 8-10 पन्ने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 55 क्लासेस हैं तो 55 जो है पेज होना चाहिए, नहीं। एग्ज़ाम समय में इस तरीके से नोट्स होनी चाहिए कि अगर आप सिलेबस अच्छे से पढ़े हैं तो आपके पास इस तरीके से नोट्स हो कि आप आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर सकें। ठीक है? और इस तरीके से क्योंकि टेलर नोट्स का कांसेप्ट इसीलिए हम यहाँ पे देते हैं कि आपको अगर सिलेबस अच्छे से पढ़े हैं तो आप यहाँ पे जैसे मीडियन में यहाँ पे अगर लिखा गया है कि एवरेज ऑफ 2 नंबर्स तो आपको दिमाग में तुरंत आएगा कि एवरेज ऑफ 2 नंबर्स किस केस में? इवन केस। मिडिल वैल्यू किस केस में? ऑड के केस में। तुरंत आपको वो अपने से रिवीजन होते हुए जब आप रिवाइज़ करेंगे तो पीछे की थियरीज़ जो हैं वो दिमाग में आती जाएँगी और एग्ज़ाम देने जाने से पहले 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे में भी आप सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो बाकी यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है, बाकी किसी दिक्कत परेशानी की स्थिति में ये नंबर है। ग्रुप से हमारा भी नंबर ले सकते हैं और उस ग्रुप के लिए यहाँ पे जो भी चीज़ें रहेंगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी। आप किसी भी क्वेरी, किसी भी दिक्कत, समस्या, परेशानी की स्थिति में आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? और आपको एक-एक समस्या सॉल्व की जाएगी। हाँ, एक चीज़ और कि कुछ लोग जैसे रात में 11 बजे फ़ोन कर दिए, तो मास्टर का भी हर कुछ जीवन होता है। तो कोशिश ये करिए कि जैसे सुबह 9 साढ़े 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद रात को 10 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं हमें, पर्सनल नंबर पे। लेकिन अब ये नहीं कि अब ढाई बजे रात को एक लड़के का एक दिन जो है मतलब डेढ़ बजे रात के आस-पास फ़ोन आया था। कह रहा सर उसमें हमने सिलेबस परचेज़ किया है और हमें थोड़ा-सा उसमें समझ में नहीं आ रहा कैसे देखनी है क्लासेस। तो मैंने कहा यार ये अगले दिन कर लेते हैं। हाँ, आप लोगों की ये टाइमिंग हो सकती है कि आप 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे रात तक जग रहे हो। लेकिन अपने कारण किसी और को डिस्टर्ब करना उचित नहीं। अब जैसे मैं फ़ोन कर दूँ आपको 3 बजे रात को या मैं 3 बजे आके लाइव क्लास शुरू कर दूँ, तो वो उसमें समस्या होगी। तो वो जो टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है? और बाकी कोई भी इमरजेंसी हो, तो आप 24 घंटा कभी भी 24 घंटे 365 दिन कभी भी फ़ोन कर ठीक है? तो ये सिलेबस जो है ये क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं और अगली क्लास से हम लोग सिलेबस जो पहला चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा और उन सब पे हम लोग चर्चा पर चर्चा स्टार्ट करेंगे और सिलेबस को धीरे-धीरे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी लोगों के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं फिर से एक बार उनको कांग्रेचुलेशंस। जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं इस साल मतलब पिछले जो एग्ज़ाम था उसमें आपको मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस साल अच्छे से पढ़िए ताकि आपकी जो पिछले साल की भरपाई है, वो अच्छे से हो जाए। भरपाई कैसे होगी कि आपको पिछली बार अगर लास्ट रैंक में सिलेक्शन मिलता भी, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, साउथ में पोस्टिंग मिलती। लैंग्वेज का इश्यू, खाने-पीने का इश्यू, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप इस साल अच्छी रैंक लाइए, नॉर्थ में पोस्टिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सारी मतलब समस्याएँ वहाँ पे आपको सॉल्व आउट मिलेंगी। ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।